नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी हमको घड़े से पानी सींचते रहना चाहिए और फल तभी आएगा जब उसका ऋतु आएगा। हमको मेहनत इस तरीके से करना है कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। मंडी उप निरीक्षक के विषय में कई बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक या फिर एक तरीका जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए जिससे हम सिलेक्शन के पास पहुंच जाएं, हमारा सिलेक्शन निश्चित ही हो जाए। उस विषय पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। एक जनजाति होती है जिसको कहा जाता है अगरिया जनजाति। एमपी में, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पाया जाता है। और अगरिया जनजाति केवल जनजाति नहीं है, वो एक्चुअल में एक तरीके के डॉक्टर होते हैं। जब आपका कहीं लचक हो जाता है, नस खराब हो जाता है, तो आप उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हंसिया या फिर लोहे का कोई भी सामान लेते हैं, उसको गर्म करते हैं एकदम लाल, और उसको बस ऐसे थोड़ा सा टच कर देंगे। उसके बाद आपका सारा दर्द का निवारण हो जाएगा। तो अगर उस हंसिए से डरेंगे, उस गर्म हंसिए से डरेंगे, तो निवारण कभी नहीं हो पाएगा। तो हमको उस गर्म हंसिए से नहीं डरना है, हमको मेहनत करना है। बस एक ही बार की दवा होती है वो, और वही दवा अचूक होती है। वैसे ही अचूक रणनीति पर बात करने वाला। अगर आप कहें कि कौन कौन सी चीजें हमको करनी चाहिए, आज उसको बहुत विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। थ्योरी, अब के जो थ्योरी है या फिर अब जो पढ़ना है, जिस हिसाब से व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, उस हिसाब से आपको अवधारणा बेस्ड थ्योरी ही पढ़ना चाहिए। अभी अवधारणा बेस्ड थ्योरी क्या होता है और व्यापम इस प्रकार से अवधारणा बेस्ड थ्योरी से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपको ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कुछ भी चीज जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दे, वैसा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अब के समय। दूसरा चीज, आप जब ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो ये थ्योरी अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारा चीज तो आपका काम हो जाएगा होने के लिए। लेकिन एक काम और आपको करना है कि ये जो थ्योरी आपने पढ़ा, उसका माइंड मैप बना लेना है। अगर आप माइंड मैप बना लेते हैं, माइंड मैप एक्चुअल में क्या होता है, माइंड मैप बहुत छोटी सी चीज होती है जो कि उस पूरे थ्योरी को एक छोटे से डायग्राम में समाहित कर देता है, उसे हम कहते हैं माइंड मैप। ये आप खुद से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। बहुत जगह आपको बना बनाया माइंड मैप भी मिलता है। उस बने बनाए माइंड मैप से बेहतर है कि आप जो पढ़ें तो खुद से ही बना लें। क्योंकि आप खुद बना रहेंगे तो एग्जाम के समय में आपको ध्यान रहेगा। अब एक तीसरा चीज आपको जो करना है वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको मालूम है कि अब जो व्यापम प्रश्न पूछ रहा है उसमें एमसीक्यू में आप देखेंगे तो एमसीक्यू में वो 4-5 प्रकार से पूछता है। कथन कारण वाला पूछता है, मैथ्स में भी अब कथन कारण वाला देने लगा, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न देने लगा। तो उन सभी 4-5 प्रकार क्रम से सजाइए वाला प्रश्न देने लगा। तो उन सारे 4-5 प्रकार के 6 प्रकार के एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको पहले होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए आपको फ्री में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ्री में तैयारी करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइएगा। वहां पर जैसे ही ऐप को खोलेंगे तो ज्वाइन आवर कम्युनिटी करके एक सेक्शन है, उस ज्वाइन आवर कम्युनिटी में जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको मंडी उप निरीक्षक का एक ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें डेली जो लेटेस्ट पैटर्न पर एमसीक्यू है, उस लेटेस्ट पैटर्न का एमसीक्यू मिलता है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप डेली उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। आपको उसमें डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा, कल कौन सा टॉपिक होगा ये भी बताया जाएगा। तो ये आप फ्री भी कर सकते हैं।
तीसरा, 3 चीजों के बाद आप एक और चौथा चीज करेंगे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो चारों चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 15 अंक या 15 प्रश्न आप ऊपर जा सकते हैं। ये चारों चीजें अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है या फिर कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो कि आपको रोक दे सिलेक्शन से। बस यही 4 चीज करने। लेकिन कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, तो ये 4 चीजें बच्चे कर ही नहीं पाते और अंतिम में सिलेक्शन हो ही नहीं पाता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम श्योर है कि आपका निकलेगा ही निकलेगा। जो एक बार एग्जाम निकालना सीख जाता है तो फिर इसी चीज को फॉलो करते 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 वो दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर वनडे एग्जाम के लिए ये 4 चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब कई बच्चे किताबों के बारे में भी पूछते हैं कि सर कौन सी किताब फॉलो करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। उन किताबों के बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस अवधारणा पर फोकस कर लेता हूं कि ये अवधारणा कैसे पढ़ना है, अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए ताकि अवधारणा बेस्ड प्रश्न, या फिर हर चीज जो है कंसेप्ट पर डिपेंड होता है। आपको प्रश्न कुछ भी दे, अगर मैं कहूं कि ये पेन ऊपर से गिरा रहा हूं तो क्या नीचे गिरेगा, आप कहेंगे हां, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं कि कोई भी चीज ऊपर से मैं गिराऊंगा तो नीचे गिरेगा ही। तो उसके जगह में पेन हो कि गिलास हो कि क्या हो, मोबाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, समझा था ना भैया आप मन? तो छत्तीसगढ़िया मैं थोड़ा नहीं जाना लेकिन सीखा था थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़िया में गुठियाना है। अमित बघेल भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया में ही गुठियाना है, तो मैं छत्तीसगढ़ी की प्रैक्टिस कर रहा हूं धीरे धीरे। ठीक, अब चलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट बेस्ड। जैसे आप अभी तक स्वर संधि पढ़ते आए, कंसेप्ट बेस्ड कैसे पढ़ना है ये बहुत पूर्ण मुद्दा है। अभी तक स्वर संधि आप पढ़ते आए हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि होता है। अब आपसे पूछता है कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि होगा, कौन सा यण स्वर संधि होगा, कौन सा अयादी स्वर संधि होगा। अब इसको आप लोग रटते रहते हैं। क्या रटते हैं? यदि अ के बाद आ आए तो आ हो जाता है, अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ के बाद आ आए तो ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वह हो जाता है, यह हो जाता है, ऐसा रटते हैं। लेकिन अगर इसी को आप अवधारणा से पढ़ें तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला पढ़ते समय अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे तो वर्णमाला पढ़ते समय ही आपको बताया जाता है कि वर्णमाला में कुल जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। और इन 11 स्वरों में से अगर मैं कहूं तो ये जो 6 स्वर होते हैं, अ से लेके उ तक, इस अ से लेकर के उ तक के स्वर को हम कहते हैं कि ये मूल स्वर है। ठीक, मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी और स्वर से मिलकर के नहीं बना। ठीक, उसी प्रकार से ए से लेके औ तक का जो स्वर है इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। अगर आप ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर 2 ही चीजें जानते हैं तो आपका पूरा प्रश्न बनेगा, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं। कैसे होता है ये संयुक्त स्वर, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग एक और चीज समझते हैं जिसको हम कहेंगे सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जैसे अ और आ मिलकर के दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे ब्राह्मण में कोई वो काव्य कुछ ब्राह्मण होता है और कोई दूसरा दुबे उबे होता है। दुबे और पांडे दोनों ब्राह्मण हैं। वैसे ही अ और आ दोनों अलग अलग स्वर हैं, एक दुबे है एक पांडे है, लेकिन एक ही जाति के। उसी प्रकार से ई और ई एक ही जाति के हैं, उ और उ एक ही जाति के। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? ये इसका एक सजातीय हो गया।
दूसरा सजातीय ए और तीसरा सजातीय ए हो गया। संयुक्त स्वर जो मैंने बोला, संयुक्त स्वर क्या है? तो संयुक्त स्वर कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वर है, जैसे ए है, ये केवल ए नहीं है, ये स्वर जो है अ और ई से मिलकर के बना है, इसीलिए हम इसे ए बोलते हैं। उसी प्रकार से ए जो स्वर है वह अ और ए से मिलकर के बना है, इसीलिए संयुक्त बोलते हैं, दो स्वरों को मिलाकर के बना हुआ है। उसी प्रकार से ओ जो स्वर है वो अ और अ धन उ से मिलकर के बना है, और औ जो स्वर है वो अ धन ओ से मिलकर के बना है, इसीलिए हम इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि दो चीजों से मिलकर के बना है, दो स्वरों से मिलकर के बना है। अब आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे, अब आप उत्तर देने की स्थिति में है, बस इतना ही कंसेप्ट। और इसके लिए क्या आपको स्वर संधि पढ़ना है? तो कहेंगे नहीं, इसके लिए तो बस आप वर्णमाला पढ़े हैं, बस वहीं से आपका उत्तर बनेगा, केवल वहीं से उत्तर बनेगा। स्वर से संबंधित, मतलब ये स्वर संधि से संबंधित जब प्रश्न आता है तो भी कई बच्चे गलत करते हैं या कर देते हैं। अब देखिए इसके कंसेप्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं। मैं कहता हूं दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, कहूंगा कि इस तरफ भी मूल स्वर होगा और दूसरे तरफ भी मूल स्वर होगा, लेकिन दोनों जो मूल स्वर होंगे वह सजातीय होंगे। अब जैसे ही मैंने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या है कि इस तरफ या तो आ होगा और इस तरफ भी आ हो सकता है, इधर आ होगा इधर भी आ हो सकता है, यानी इसमें से कोई पहले हो सकता है कोई बाद में हो सकता है। उसी प्रकार से छोटी ई पहले हो सकता है, बड़ी ई बाद में हो सकता है, लेकिन आवश्यक तौर पे एक सजातीय होगा तो आ होगा, आ का ग्रुप होगा, या तो ई का ग्रुप होगा, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ग्रुप होगा, तो हम इसे कहेंगे कि यह सजातीय स्वर है। तो मैं कहूंगी कि अगर दो वर्ण मिल रहे हैं, दोनों में सजातीय स्वर है, मूल सजातीय स्वर है, तो हम उसे कहेंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि है। ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में पहले अ आएगा या फिर आ आएगा। उसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि में पहले अ आएगा या फिर आ आएगा। गुण स्वर संधि में क्या है? आ के बाद जो स्वर आएगा वह स्वर कैसा होगा? मूल स्वर होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं। मैं कहता हूं अ या फिर आ के बाद जो एक स्वर आ रहा है वह मूल स्वर है आ। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या यह वृद्धि स्वर संधि होगा? सॉरी, गुण स्वर संधि होगा? तो आप कहेंगे नहीं, यह गुण स्वर संधि नहीं होगा, क्योंकि यह हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दोनों जो है सजातीय है। इसका मतलब यहां पर जो वर्ण आएगा यह जो होगा मूल स्वर तो होगा, लेकिन यह विजातीय होगा। अब विजातीय में मूल स्वर कौन कौन से बच गए? या तो ई आएगा, बड़ी ई आएगा, छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। यहीं से सारा चीज जुड़ा हुआ है। ठीक। अब वैसे ही वृद्धि स्वर संधि की बात करूं तो वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा कि सबसे यहां पर देखा कि सजातीय भी देख लिया, गुण स्वर संधि में आ देखा, फिर मूल स्वर देख लिया, फिर वृद्धि स्वर संधि में आ के साथ बाकी जो ये बच गया है, ठीक, बाकी जो ये बच गया है वो आएगा। ठीक। अब यहां पर मूल स्वर विजातीय है तो ध्यान रखिएगा कि री भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाले। अब जो वृद्धि स्वर संधि इसमें क्या आएगा? तो आ के अलावा जो बाकी का जो स्वर है यानी संयुक्त स्वर है वो आ जाएगा। खत्म हो गया। अब बताइए क्या आपको इसको रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। वैसे ही यण स्वर संधि की बात करूं तो अब यण स्वर संधि में जो है ये आ पहले था, अब ये आ बाद में आ जाएगा। अयादी में भी आ बाद में आ जाएगा। पहले क्या आएगा? तो इसके पहले यण स्वर संधि में आ से पहले क्या आ जा सकता है? हमने देखा कौन सा आ सकता है? तो मूल स्वर आ सकता है, लेकिन ई आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, ऊ आएगा।
यही तो आएगा। यण स्वर संधि में क्या आएगा, ये मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर अ आ के अलावा, अगर आ ही आ गया तब तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या बचता है मूल स्वर संधि में, और क्या बच जाता है मूल स्वर संधि में, यण में मूल में मूल स्वर, यहां पे ये वाला री भी आ जाएगा। ठीक, तो गुण और यण में री आता है, नहीं तो सब में एकदम फिक्स है। और यहां पर अब अयादी में क्या बच गया, तो अयादी में बच गया यहां पर संयुक्त स्वर। बस आपका संधि कंप्लीट हो गया, स्वर संधि, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अब आपसे पूछे हिम धन आलय, हिमालय कौन सी संधि का उदाहरण है, तो अ देखा और आलय में आ देखा, अ और आ एक ही जाति के हैं, तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया। आपसे पूछा महा धन ईस या महेश पूछा, तो महा आ हो गया, आ तो मूल स्वर है, और बाकी जो दूसरा मूल स्वर आया ईस भी मूल स्वर ही है, लेकिन दूसरे जाति का है, विजाति आया, तो क्या हो गया, महेश हो गया, गुण स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि मतलब पहले आना चाहिए आ और बाद में आना चाहिए ए ओ औ, जैसे सदाधन यू सदैव, सदाधन एव सदैव, तो सदा में आ आया, ए आया संयुक्त स्वर वाला, तो हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। उसी प्रकार से यण स्वर संधि की बात करूं तो यण स्वर संधि जैसे यदि धन अपि, तो यदि धन अपि तो यह बन गया। तो ध्यान रखिएगा यण स्वर संधि में पहली बार हम क्या देखते हैं कि कोई दो स्वर मिलकर के क्या बन रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं। ठीक, व्यंजन बन रहे, थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन ठीक है। उसी प्रकार से अयादी स्वर संधि की बात करो तो पहले संयुक्त स्वर आएगा, फिर अ आएगा। संयुक्त स्वर में कुछ भी हो सकता है, जैसे ने हो सकता है, ने और धन अन तो नयन हो जाएगा, पौ धन अन पवन हो जाएगा, गे धन आयक गायक हो जाएगा, गए धन आयक गायक हो जाएगा, वो सब अयादी का उदाहरण हो जाएगा। तो ये सब चीजें बस इतना का ही स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी स्वर संधि से संबंधित प्रश्न पूछे आपसे बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से कंसेप्ट बेस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो पढ़ाई है वो आसान हो पाएगा। चूंकि इसको अगर आप रटते रहेंगे कि अ के बदले अ के बाद अ आए, अ के बाद आ के बाद ओ आए, ए के बाद ए, थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा। अभी मैं किताब के बारे में भी बताऊंगा कि किताब कौन सा लेना चाहिए। अब चलिए मैथ्स का ही एक सवाल जो कि अब पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। यहां पर लिखा है 5 क्रमागत संख्या का योग 80 है। अब इसके बाद कथन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या 17 है, दूसरा कथन है सबसे छोटी संख्या 14 है, तीसरा दिया है कि सभी संख्याओं का औसत 16 है, चौथा कथन दिया है मध्य की संख्या 15 है, और पांचवा कथन दिया है छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 5 है। अब यहां पे पूछा है कि गलत कथन की पहचान करना है। 1 2 3 4 पांचों गलत है, 1 3 4 गलत है, 1 4 5 गलत है, 4 और 5 गलत है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचने की कोशिश करिए कि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आ गए, आपने औसत पढ़ा हुआ है, फिर भी आपसे प्रश्न बनने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। देखिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच के देखिए, सोच लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसके पीछे के कंसेप्ट, पीछे के रहस्य को अगर आप नहीं जानेंगे, औसत के रहस्य को, तो थोड़ा सा कठिनाई आपको होनी ही होनी। ठीक, औसत का रहस्य क्या कहता है कि अगर योग दिया है, कोई भी 5 संख्या है, संख्या मतलब 5 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरीके से ये संख्या जो हो वो क्या हो, इवन नंबर पर हो, विषम नंबर पर हो। जैसे यहां पे 5 संख्या दिया है, 5 क्रमागत संख्या जो कि एक विषम संख्या है 5, तो याद रखना है, याद क्या रखना है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो 5 संख्या है तो बीच की जो संख्या होगी वह उन सभी संख्याओं का औसत ही होगा।
बीच की जो संख्या होगी वह सभी संख्याओं का औसत ही होगा। जैसे 80, और अगर मेरे से पूछता है कि बीच की संख्या क्या है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आ गया 16, यानी हमारी बीच की संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। आप लिख करके देख सकते हैं कोई भी संख्या, 3 संख्या लिखिए, 10, 11, 12, 11 तिया 33 उसका औसत होगा। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं तभी आपसे बनेगा, फिर भी आपको ये तो हिला ही सकता है। मेरे को पता चल गया कि मध्य की संख्या जो है वो 16 है। ठीक, तो इसका मतलब कह सकता हूं कि मध्य की संख्या जो है 16 है, तो ये मध्य की संख्या वाला तो गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। ठीक, और औसत 16 होगा। मैंने क्या कहा, औसत जो होगा और मध्य की संख्या जो होगी वो सेम होगी। तो इसको लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। चलो 5 क्रमागत संख्या है, बीच का संख्या हमको पता चल गया 16, इससे पहले क्या होगा 15, इससे पहले 14 होगा, 16 के बाद 17 होगा और एक 18 होगा। ठीक, अब पूरी ही संख्या पता चल गई, एक बीच का संख्या पता चला। उसके बाद अब आप इसको कैसे करते, x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे करते रहते। ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये पूरा औसत का क्लास ही होगा इसका। ठीक, या फिर कोई बुक जो बताऊंगा अभी। तो इस प्रकार से अब हमको अगर ये चीज पता चल गया एक बार में तो हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कहता है क्या 18 है, तो कहेंगे नहीं, गलत है। सबसे छोटी संख्या 14 है, बोलेंगे हां सही है। औसत 16 है, बिल्कुल सही है। छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, छोटी संख्या कितना है 14, बड़ी संख्या कितना है 18, कितना अंतर है 4, यहां पे क्या है 5, तो ये भी गलत हो, यानी 1, 4 और 5 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न अब व्यापम घुमा घुमा के आपको दे रहा है, और ऐसे प्रश्नों को हमको डील करना आना ही चाहिए। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कुछ कथन दिया है, कहता है कथन दिया है और उसका सही विकल्प हमको चयन करना है। पहला कथन कहता है, देखिए कुछ इस तरीके से है, ये जे है, ये के है, ये एल है और ये एम है। पहला कथन कहता है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो जे है, यानी जे के जगह में एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब इसके लिए आपको कंसेप्ट क्या चाहिए, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या नहीं पढ़े हैं तो यह प्रश्न बनेगा नहीं। दो अंकों की संख्या का इकाई अंक जो कि 6 से विभाजित है लेकिन 4 से नहीं। एल कहता है एल के बारे में कि जे और प्लस जे और के को जोड़ दे और उसमें फिर जे को विभाजित करें तो जो शेष अंक आएगा वह एल के जगह पर है। एम के बारे में कहता है कि 49 के वर्गमूल के दोगुने का दहाई अंक है। अब देखने में तो आसान नहीं लग रहा है लेकिन बनाने में आसान होगा। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस, मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ा देर पहले, आपसे मैं थोड़ा देर पहले कहा था कि एमसीक्यू हमको करना है, न्यू पैटर्न पे एमसीक्यू करना ही करना है। अगर न्यू पैटर्न पे एमसीक्यू हम नहीं करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, मतलब खत्म ही है फिर के। अब देखते हैं, कहता है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, तो पहला तो 2 है जो किसी से विभाजित ना हो, एक और स्वयं को छोड़ के किसी से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कैसा है, पहला ऐसा अभाज्य संख्या जो सम भी है लेकिन अभाज्य है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3, जो कि 3 और 1 के अलावा किसी से, फिर 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा, बस यही 10 तक में जाएंगे तो यही होगा। 9 अगर लिखेंगे तो 9 क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, तो 7 हो गई। यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, फिर दूसरा कथन कहता है दो अंकों की संख्या का इकाई अंक जो कि 6 से विभाजित है लेकिन 4 से नहीं है। 6 से विभाजित है तो कौन सा हो सकता है, या तो आपको लगेगा 4 या 6, या फिर ये भी ले सकते हैं आप चाहे तो, 6 से विभाजित हो रहा है तो। लेकिन अब देखते हैं, अब तो फिर फंस गए। तो मतलब अब हमको कैसे करना पड़ेगा, अब हमको यह देखना पड़ेगा कि कोई संख्या जो है वो 6 से विभाजित होगी और उसका
इकाई अंक हमको लेना है। तो 2 अंकों की संख्या है, जो कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है 2 अंकों की? तो पहला तो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो सबसे 2 अंकों की एक संख्या जो कि 6 से विभाजित है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होता, काट दिया, ये होता है, ये नहीं होता, ये भी 6 से विभाजित नहीं होता, 15 भी 6 से नहीं, 16 भी 6 से विभाजित नहीं होता, 17 भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता। तो अब हमारे पास बच के 12 और 18। तो 2 अंकों की संख्या जो कि 6 से विभाजित है, तो 12 भी विभाजित हो सकता है और 18 भी हो सकता है। लेकिन फिर कहता है इसको विभाजित करेंगे, लेकिन फिर कहता है कि 4 से विभाजित नहीं है। तो 4 से तो ये विभाजित हो जा रहे हैं, मतलब बच जा रहे हैं 18। यानी 2 अंकों की संख्या हमने निकाल लिया 18। ठीक। अब कहता है कि 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक जो कि 2 अंकों की संख्या 18 निकल गए, इसका इकाई अंक कौन सा होगा? तो इकाई अंक होगा 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया 8। ठीक। यानी अब जो है डी भी कट गया, हमारा सी भी कट गया है, ए भी कट गया। लेकिन क्या हो सकता है कि एक ऑप्शन आपसे ई ऑप्शन दे दे, यहां पे इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी ऑप्शन हो। 4 ही ऑप्शन आता है, लेकिन 5वां मैं जोड़ दिया, तो इसलिए हम उसको भी चेक करेंगे। तीसरा कथन कहता है, 2 कथन चेक कर लिया हमने। तीसरा कथन कहता है जे और के को जोड़ेंगे और जे से विभाजित करेंगे। मतलब 7 और 8 को जोड़ा, कितना हुआ 15, और 15 को जे यानी 7 से डिवाइड किया तो बचा कितना, 7 दूना 14, 1। तो विभाजित करने पर जो शेष अंक आता है 1, तो 1 है। फिर अंतिम कहता है कि 49 के वर्गमूल के दोगुने का दहाई अंक। 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। 7 का दोगुना कितना हुआ, 14। 14 का दहाई अंक कौन सा हो गया, 14 का दहाई अंक हो गया 1। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, यह बहुत आसान स्तर का प्रश्न मैंने आपको बताया है। इससे भी कठिन स्तर के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन हमको इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस में ये सब चीजें हम कवर करते जाएंगे। अब एक सवाल जो आपके मन में है वो है बुक को लेकर के, किताब को लेकर के, जो कि मैंने बोला था कि किताब मैं बताऊंगा कौन सा किताब आप पढ़ सकते हैं इसको सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखो दोस्त, किताब वो वाला किताब पढ़िए जिसमें इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के अवधारणा, सारी चीजें बताई गई हो। वैसे प्रश्नों को, वैसे किताब को आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर कोर्स की बात करें कि कौन सा कोर्स फॉलो करना चाहिए, तो मैं तो हमारा ही कोर्स बताऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगा कि हम कोर्स लाए हैं, लेकिन बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसमें ये सारी चीजें, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो माइंड मैप हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, क्लास कुछ इस तरीके का चलेगा कि आपको पहले क्लास शुरू होने से पहले ही पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाइए, फिर क्लास देखिए। ठीक। तो इसमें हम थ्योरी वाला पार्ट, माइंड मैप वाला पार्ट, एमसीक्यू वाला पार्ट, पीवाईक्यू वाला पार्ट, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। तो मैंने बताया कि ये 4 चीजें हैं और ये चारों चीजें हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक। और इसके लिए हमारा कोर्स है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो आप डिस्काउंटेड फीस पर इसे ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं तो मैंने आपको बताया एक फ्री एमसीक्यू वाला जो चीज बताया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं और ऐप से आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन ऐप में आपको ये फीस मिलेगा 7,000 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी गवर्नमेंट लेती है, जो कि 8,260 रुपए का होगा। लेकिन मैं चाहता हूं, मतलब ये ऑफर जो है अभी ये ऑफर में था 4,000 प्लस जीएसटी 4,720, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब जो ऑफर उपलब्ध है वह 5,000 प्लस जीएसटी, जिसमें अगर चाहे अभी हो सकता है कि जीएसटी माफ हो रहा होगा तो आपको 5,000 में, या फिर अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर 5,000 प्लस जीएसटी यानी 6,900 रुपए में आपको मिलेगा। 18% जीएसटी गवर्नमेंट लेती है। अब ये फीस महंगा होने का एक ही कारण है,
कि ये जो चीजें हैं, ये अगर आपको कहीं दूसरी जगह मिल जाता है, कम फीस में मिल जाता है, तो आप बेशक ज्वाइन करिए। लेकिन हमारे पास जो वो है संसाधन है, या जो संसाधन हमको इस क्लास को इस पैटर्न पर कंप्लीट देने में जो संसाधन लगेगा, उसमें अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारा फीस अन्य जगहों से महंगा है। और कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो एक बार रोइए उस अगरिये से, यानी जिसको मैंने बताया अगरिया जनजाति, जो कि लोहा को गर्म करके दागती है, उससे हमको डरना नहीं चाहिए। अगर उससे हम डर गए तो फिर वो दर्द ठीक होना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो फीस उसी प्रकार का है, थोड़ा ज्यादा है मैं जानता हूं, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, क्योंकि क्लास में क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। आप सोच करके भी देख सकते हैं कि जो कोर्स मार्केट में आपको 1500, 2000, 1000 रुपए में मिल रहा है, वही कोर्स आपको यहां पे 5000 रुपए में मिल रहा है, तो कुछ तो चीज होगी। ऐसे ही तो लोग नहीं ले रहे होंगे 5 गुना रेट पर कोर्स को, कुछ तो बात होगी तभी लोग ले रहे। तो मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। आपसे उम्मीद करूंगा कि या तो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, या खुद से प्रिपरेशन करेंगे, या ऐसे जगह पर या ऐसी किताबों को फॉलो करेंगे जो कि इन सब चीजों को फुलफिल करता हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।